Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study the quantum theory of normal G-main effect. So we have already discussed G-main effect and the experimental setup for the G-main effect, and then we have discussed that G-main effect is classified into two main categories. The first one is normal G-main effect and the second one is anomalous G-main effect. तो हमने स्टडी किया था, फिर हमने देखा था कि क्लासिकल थ्योरी ने जो है कैसे नॉर्मल G-main इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो ये सब हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम थ्योरी ने जो है नॉर्मल G-main इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन दी थी। तो G-main इफेक्ट क्या होता है कि कैसे कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो अपनी कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है कैसे जो है कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन जो है अपनी कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना है दैट स्प्लिटिंग ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइंस with the application of magnetic field and that is known as G-main effect। तो हमने नॉर्मल G-main इफेक्ट में देखा था कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन थी, वो जो है फर्दर जो है दो स्पेक्ट्रल लाइंस में जो है क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी व्हेन व्यूड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जब हमने जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में देखा तो हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो तीन कंपोनेंट्स में जो है स्प्लिट हो गई थी। तो इसका जो जस्टिफिकेशन था दैट वाज गिवन बाय क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी ने कहा कि हम जो है एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो है नॉर्मल G-main इफेक्ट होता है। नाउ वी विल सी हाउ क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन द नॉर्मल G-main इफेक्ट। तो क्वांटम थ्योरी ने कैसे नॉर्मल G-main इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी थी वो देखते हैं। तो उन्होंने एक एटम कंसीडर किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेगा इट विल जनरेट करंट, तो करंट जनरेट करेगा। सो उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिटल मोशन है ना इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। तो ये एक तरह से जो है करंट लूप का काम कर रहा है आपका। तो करंट लूप का काम कर रहा है, तो आपको पता है जब करंट लूप होता है तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा। सो यहाँ पे जो है अगर इस करंट लूप का अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूँ, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप दैट इज गिवन बाय म्यू एल इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय में 2m इंटू एल। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है तो उसका जो है उसके पास जो है कुछ ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें कैसे मिलेगा, जो प्लेन है ऑर्बिट का, मान लो ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर जो है अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूँ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करूँ, तो ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा। सो दिस इज योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर हमें क्या मिलता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है, इस करके जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है पोजेस करेगा। एंड यहाँ पे जो है अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट हमने लिखा है करंट लूप का दैट इज म्यू एल इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय में 2m इंटू एल। तो यहाँ पे एल क्या है, दैट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस ई बाय में 2m। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है करंट लूप का दैट इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एल। तो एल की जो डायरेक्शन है यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट जो है आपका जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की जो है डायरेक्शन होगी। तो ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि म्यू एल इज एक्टिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू एल। तो एल के एग्जैक्टली अपोजिट जो है आपका क्या लगेगा, म्यू एल लगेगा। अब यहाँ पे देखो अगर मान लो कर इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपको पता है जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट जो है इस डायरेक्शन, यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। सो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो यहाँ से जो अपर सरफेस होगा वो तो आपका जो है नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, और लोअर सरफेस होगा वो आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। सो लोअर सरफेस अपर सरफेस इज एक्टिंग एज योर नॉर्थ पोल एंड लोअर सरफेस इज एक्टिंग एज योर साउथ पोल। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बेसिकली एक तरह से किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बेसिकली एक तरह से आपके लिए जो है मैग्नेटिक डाइपोल का काम कर रहा है। तो जो है ये आप हमारे पास किसकी तरह काम कर रहा है, मान लो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है।
तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को मैंने जो है मैग्नेटिक फील्ड बी की प्रेजेंस में रखा। जब मैंने इसके ऊपर जो है इस ऑर्बिट के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करी, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है यानी कि दो पोल स्ट्रेंथ जो है दैट इज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आपको पता है जब जो है मैग्नेटिक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस करते हो और आपको म्यूएल जो है, म्यूएल और बी के बीच में जो एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में और म्यूएल के बीच में एंगल है दैट इज़ थीटा। तो जब हम किसी भी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस करते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो वो जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज गिवन बाय म्यूएल इनटू बी, म्यूएल क्रॉस बी। सो टॉर्क इज म्यूएल क्रॉस बी। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यूएल बी साइन थीटा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट था दैट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड दिस डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क और टॉर्क दैट इज गिवन बाय म्यूएल बी साइन थीटा। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 2 एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यूएल एंड बी, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट और बी के बीच का जो एंगल है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि अगर कोई भी टॉर्क है, कोई भी आप कह सकते हो डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस्ड है, तो इन दैट केस जो पोटेंशियल एनर्जी जो है मैग्नेटिक डाइपोल गेन करेगा, ठीक है ना, व्हेन थीटा इज पाई बाय में 2 टू थीटा। तो जब थीटा वेरी करेंगे हम पाई बाय में 2 से थीटा तक, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन अगर हम निकालते हैं सो बेसिकली दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है डाइपोल ने गेन की है जब हमारा एंगल क्या है, पाई बाय में 2 से थीटा है, सो दैट इज गिवन बाय टॉर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ योर पोटेंशियल। तो ये जो है बेसिकली आपकी +2 क्लास का काम है, आपको पता होना चाहिए, +2 क्लास में आप पढ़ के आए हुए हो। तो वर्क डन इज बेसिकली इक्वल्स टू पोटेंशियल, और वर्क डन होता क्या है, यानी कि वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, और वर्क डन होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस। सो टॉर्क इज म्यूएल बी साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लो डी थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और जब हम एंगल जो है वेरी करते हैं पाई बाय में 2 से थीटा, तो अब जो है ये पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन बाय डाइपोल। सो डाइपोल ने जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की है दैट इज गिवन बाय वीएम, और वो हमें कब मिलेगी, जब थीटा हमारा वेरी करेगा पाई बाय में 2 से पाई थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो पाई बाय में 2 से थीटा जब हम वेरी करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल ने गेन की है वो हमें मिल जाएगी। सो म्यूएल बी बाहर आ गया, पाई बाय में 2 से थीटा दैट इज साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो यहाँ पे हमारे पास वी एम क्या आ जाएगा, माइनस म्यूएल बी, क्योंकि ये साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा वेरी कर रहा है थीटा से पाई बाय में 2। सो थीटा रखेंगे और एक बार आप क्या रखोगे, पाई बाय में 2, कॉस पाई बाय 2 दैट इज 0, तो माइनस म्यूएल बी कॉस थीटा दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सो जो है पोटेंशियल एनर्जीज डाइपोल ने जो है गेन की थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो हमारे पास निकल के आ गई दैट इज माइनस म्यूएल बी कॉस थीटा। सो यहाँ से हमारे पास देखो, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, माइनस ई बाय में 2m इंटू एल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे म्यूएल की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो म्यूएल की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई बाय में 2m इंटू बी कॉस थीटा, ई बाय में 2m, ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बाय में 2m इंटू बी कॉस थीटा, तो एल भी आएगा साथ में, तो ई बी एल कॉस थीटा बाय में 2m। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक रिलेशन है कि एल जो है दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज गिवन बाय, ये जो एल है दैट इज क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइज्ड है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल दैट इज गिवन बाय एल, तो एल एल प्लस 1 इंटू एच कट। तो एक हमने रिलेशन की थी थीटा और एम एल के बीच में, ठीक है ना। देखो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, देखो जो एल है जब मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखेंगे तो ये क्या करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है प्रेजेस करने लग जाएगा। सो एल वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे, अगर हमने बी जो है जेड डायरेक्शन में लगाया तो एल वेक्टर प्रोजेक्शन बी पे दैट इज गिवन बाय एल जेड, और एल जेड आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू एम एल एच कट, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्शन आपको पता है। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक रिलेशन थी कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू एम एल 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 प्लस 1 इंटू एच कट। ये रिलेशन आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको हमेशा याद करनी है। तो एम एल, ये एच कट से एच कट कैंसिल हो जाता है, बेसिकली कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम एल अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने निकाली हुई है, जब हमने स्पेस क्वांटाइजेशन करा था तो हमने जो है ये रिलेशन निकाली थी कि जो कॉस थीटा है दैट इज इक्वल्स टू एम एल अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हम कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एल जो है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1, तो
तो यहाँ से हमारे पास जो है इंटू एच कट इंटू कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, दैट इज एम एल अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, तो एम एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल एल प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ई बी बाय में 2m अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 इंटू एच कट एम एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा, एम एल ई एच कट बाय में 2m इंटू बी, ये आ जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल ये हमारे पास है दैट इज इक्वल टू म्यू बी इंटू बी, क्योंकि आपको पता है ई एच कट को लिखोगे एच बाय में 2 पाई यानी कि 4 पाई m, तो हमें पता है कि ये ई एच बाय में 4 पाई m जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि ये किसके इक्वल है, 1 बोहर मैग्नेटॉन। सो अब हमने मान के चला हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं अप्लाई करी है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे। सो इन दैट केस वी नो दैट जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से यानी कि ई नॉट आई से जंप करेगा लोअर ऑर्बिट में ई नॉट एफ से, और कुछ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है एमिट करेगा, दैट इज गिवन बाय न्यू नॉट। सो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट भी यही कहता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो जो है फ्रीक्वेंसी देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन दैट इज गिवन बाय न्यू नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट आई माइनस ई नॉट एफ डिवाइडेड बाय एच। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। सो वी आर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, अगर हम टोटल एनर्जी लिखें, सो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द डायपोल हमने निकाली है, दैट इज इक्वल्स टू वी एम इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आई है, एम एल म्यू बी इंटू बी, एंड काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ई नॉट। सो टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन द टोटल एनर्जी ऑफ एटम इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस में वी एम। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड, ये हमारे पास क्या निकल के आई थी, एम एल म्यू बी इंटू बी। सो ई नॉट प्लस में एम एल म्यू बी इंटू बी। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ई आई लिखूँ तो क्या आ जाएगा, ई नॉट आई एम एल आई म्यू बी इंटू बी, और ई एफ लिखूँ दैट इज ई नॉट एफ एम एल एफ म्यू बी इंटू बी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर में जंप करेगा तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा एंड दैट इज गिवन बाय न्यू। सो न्यू इज इक्वल्स टू ई आई माइनस ई एफ बाय में एच। तो हम माइनस करेंगे दिस और दिस टर्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने सेपरेटली माइनस कर दिया है, देखो ई नॉट आई माइनस ई नॉट एफ डिवाइडेड बाय एच लिख लिया, प्लस एम एल आई माइनस एम एल एफ डिवाइडेड बाय एच म्यू बी इंटू बी कॉमन ले लिया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बोहर का थर्ड पोस्टुलेट भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में जंप करता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हमने निकाली थी व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट कम्स आउट टू बी न्यू नॉट। न्यू नॉट इज इक्वल टू ई नॉट आई माइनस ई नॉट एफ डिवाइडेड बाय एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है इसमें कि ये वाली जो टर्म है दैट इज़ बेसिकली हमारी न्यू नॉट बन रही है, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना न्यू नॉट। तो न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस एम एल आई माइनस एम एल एफ by में h into mu b into b. So now you can see कि न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस में, एंड ये जो एम एल आई एम एल एफ है दैट इज बेसिकली द चेंज इन एम एल, ठीक है ना। तो एम एल इज बेसिकली क्या है कि एल का प्रोजेक्शन जब हम देखते हैं बी के ऊपर दैट इज गिवन बाय एम एल, ठीक है ना। सो डेल ये जो चेंज है दैट इज गिवन बाय डेल्टा एम एल इंटू म्यू बी इंटू बी बाय में एच। तो यहाँ से हमारे पास न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस में डेल्टा एम एल। अब म्यू बी दैट इज बोहर मैग्नेटॉन, एंड बोहर मैग्नेटॉन वी नो दैट दैट इज इक्वल्स टू ई बी बाय में 2m। तो ये जो है ई एच कट बाय में 2m, ठीक है ना, ई एच कट बाय में 2m। सो बेसिकली हमने यही सब्सटीट्यूट किया है, तो ई एच कट बाय में 2m सब्सटीट्यूट करा आपने, तो ई एच कट बाय में 2m डिवाइडेड बाय 1 बाय में एच इंटू बी। सो एच कट इज एच बाय में 2 पाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई बी बाय में 4 पाई m। सो न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस में डेल्टा एम एल ई बी बाय में 4 पाई m। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो हमने जो है सिलेक्शन रूल हमने लगाए, तो जो सिलेक्शन रूल अलाउड सिलेक्शन रूल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेंगी जिसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन बाय न्यू। तो वो हमें देखेंगे वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलने वाली हैं ट्रांजिशन होने के बाद, क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएगा तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स नज़र आएंगी, और स्पेक्ट्रल लाइन्स को हम फ्रीक्वेंसी में मेज़र कर रहे हैं यहाँ पे।
तो हमें कितनी फ्रीक्वेंसी हमें मिलेंगी, यानी कितनी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, दैट डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन रूल। तो जो ट्रांजिशन होंगे वो उसके सिलेक्शन रूल के ऊपर डिपेंड करेंगे कि अगर ML 1 है, 0 है, -1 है, सिर्फ यही ट्रांजिशन पॉसिबल है, उनके लिए जो है हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। सो यहाँ पे हमें जो है 3 अलाउड ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। तो 3 हमें जो है 3 अलाउड ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, वो कौन कौन सी हैं कि जब ML 1 है, यानी कि जब चेंज डेल्टा ML बेसिकली जब चेंज 1 के इक्वल है, सो दैट इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस में EB बाय में 4πm। जब चेंज 0 है, ML इज 0, देन वी हैव न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। एंड न्यू 3 के लिए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ML हमारा -1 है, सो दैट इज न्यू नॉट माइनस EB बाय में 4πm। तो यहाँ पे ये जो EB बाय में 4πm है, इसको मान लिए डेल्टा न्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू 1 इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू, न्यू 2 इज़ न्यू नॉट, यानी कि जब हमारा ML 1 है, ML जब हमारा 0 है, ML जब हमारा -1 है, तो न्यू 3 इज़ न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। सो ML की जो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ML की ओरिएंटेशन कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं ML की, दैट कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम -L से L, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2L + 1 वैल्यूज़। अब देखते हैं ये जो 3 अलाउड ट्रांजिशंस हैं, इसकी वजह से हमारे पास जो है कैसे 3 अलाउड ट्रांजिशंस कैसे कैसे हमारे पास होंगी, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था कि 3 ही आनी चाहिए थी। अब देखते हैं वो कितने में स्प्लिट हुई है, वो स्प्लिटिंग देखते हैं हम लोग। सो हेयर यू कैन सी नो मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो क्या हुआ था, सिर्फ ट्रांजिशन हुई L2 से L1 में। ठीक है ना, तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मिलती है h न्यू नॉट। ठीक है, बट इन दैट केस हमारे पास क्या है, मान लो L2 है और L1 है, ये L2 जो है फर्दर लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, जहाँ पे ML की वैल्यू जो है आपको पता है ML कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम -L to L। तो जो L2 लेवल है वो स्प्लिट हो जाएगा -L से L में, यानी कि -2 से 2 के बीच में वैल्यूज़ लेगा, तो -2 1 0 -1 -2। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारे पास ML जो है यहाँ पे 1 लेवल के लिए स्प्लिट हो जाएगा 3 लेवल्स में, ML इज इक्वल टू 1 0 एंड -1। तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा ML जो है शुड बी चेंज बाय 1 -0 एंड -1। तो ये अलाउड ट्रांजिशंस होंगी। तो यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि यहाँ पे पहली ट्रांजिशंस देखो यहाँ पे क्या हो रही हैं आपके पास कि can see here when there is no magnetic field we have two levels L2 and L1 level। सो इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जम्प करेगा और जो फोटोन एमिट करेगा दैट इज h न्यू नॉट। ठीक है, जो उसने ऑब्जर्व किया वही एमिट कर दिया। ठीक है, बट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, L2 लेवल जो है फर्दर स्प्लिट हो जाएगा अपने कंपोनेंट लेवल्स में। तो L2 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ML के ऊपर। ML जो है वो फर्दर सब लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी, और ML कितनी वैल्यूज़ ले सकता है, -L से L वैल्यूज़ ले सकता है, तो यानी कि -2 से 2 तक। तो हमारे पास ML की वैल्यू एक बार होगी 2, ML की वैल्यू 1, ML की वैल्यू 0, ML की वैल्यू -1 एंड ML की वैल्यू जो है -2। तो ये जो हमारा L2 लेवल था वो फर्दर जो है 6 लेवल्स में स्प्लिट हो गया। सिमिलरली L1 लेवल जो है वो हमारा 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, तो ML इज इक्वल टू 1, ML इज इक्वल टू 0 एंड ML इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है, अब हर ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल होंगी जिसमें डेल्टा ML इज़ चेंजिंग बाय 1 0 एंड -1। तो यहाँ पे देखो ML इज इक्वल टू 2 और 2 से 1 में ट्रांजिशन, यस डेल्टा ML इज़ चेंजिंग बाय 1, ML 1 से 0 में दैट इज़ पॉसिबल, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से -1 में दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो डेल्टा ML इज़ चेंजिंग बाय +1, हैंस तो ये जो है ट्रांजिशन कैसी है, अलाउड है। तो ये सेट ऑफ ट्रांजिशंस के लिए जो है डेल्टा ML किससे चेंज हो रहा है, 1 से चेंज हो रहा है। और जो फोटोन एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि जो फोटोन एमिट होगा वो क्या होगा, h न्यू नॉट प्लस में EBH बाय में 4πm। और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी दैट इज़ न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू से चेंज होगी। सो यहाँ पे देखो ML इज़ चेंजिंग बाय 1 से 1, यानी कि 0, ML जो है 0 से 0 ट्रांजिशन है, और -1 से -1 में ट्रांजिशन है यहाँ पे। सो -1 से -1 में ट्रांजिशन है, सो डेल्टा ML इज़ चेंजिंग बाय 0। इस ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ML इज़ चेंजिंग बाय 0, और जो फोटोन एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, h न्यू नॉट। ठीक है ना, जो फोटोन एमिट होगा वो क्या होगा, दैट उसकी एनर्जी होगी h न्यू नॉट। Similarly, we have another set of transitions
इन विच डेल्टा एम एल इज चेंजिंग बाय -1। तो यहाँ पे देखोगे 0 से 1 में ट्रांजिशन इज पॉसिबल, -1 से 0 में ट्रांजिशन इज पॉसिबल, -2 से -1 में ट्रांजिशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे डेल्टा एम एल इज चेंजिंग बाय -1 और एच न्यू नॉट माइनस में ई बी एच बाय में 4πm। और आप ये भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी है दैट इज चेंजिंग बाय न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। तो आप देखा हमारे पास जो है 3 तरह की जो है फ्रीक्वेंसी हमें मिली है, एक तो न्यू नॉट, एक न्यू वन एंड एक न्यू टू। न्यू वन इज़ न्यू प्लस में न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू, एंड न्यू टू इज़ न्यू माइनस डेल्टा न्यू। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो है लेवल्स की स्प्लिटिंग हुई है। तो क्वांटम थ्योरी ने इस तरह से जो है नॉर्मल जीमेन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। पे आपने देखा कि एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है फर्दर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में जो है स्प्लिट हो गई। तो क्वांटम थ्योरी ने जो है नॉर्मल जीमेन इफेक्ट को इजीली एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। नाउ वी कैन कैलकुलेट जीमेन शिफ्ट। तो यहाँ पे हमें पता है जो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट होता है उसके लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ इक्वल टू 0। और आप ऐसा कर सकते हो कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होता है, 0 होता है। इस करके एस फैक्टर भी हमारा क्या है, 0 है। तो जे है, जे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल के ऊपर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज लैंडे जी फैक्टर का फॉर्मूला, ये लर्न कर लेना आप। 1 प्लस में जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जे जे प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एल की वैल्यू, जे की वैल्यू एल सब्सटीट्यूट कर दोगे और एस की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो आप देखोगे एल एल प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 ही है, तो ये 0 आ जाएगा। 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 1, ठीक है ना। तो जी हमारा क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। सो जब नॉर्मल जीमेन इफेक्ट हम लगाएंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में हमें जो है 3 अलाउड ट्रांजिशन हमें नजर आती है। न्यू वन इज इक्वल्स टू न्यू नॉट ई प्लस में ई बी बाय में 4πm। व्हेन डेल्टा एम एल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1। डेल्टा एम एल जब 0 है तो न्यू नॉट के इक्वल आएगा, और डेल्टा एम एल जब हमारे पास -1 है तो तब हमारे पास न्यू 3 निकल के आएगा, दैट इज न्यू नॉट माइनस ई बी बाय में 4πm। सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी किस अमाउंट से चेंज हो रही है, दैट इज डेल्टा न्यू अमाउंट से चेंज हो रही है, एंड दैट इज गिवन बाय ई बी बाय में 4πm। तो हम देख रहे हैं, हम वैसे हमें 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेंगी क्योंकि एक की फ्रीक्वेंसी तो ओरिजिनल है और एक की जो है दैट इज चेंजिंग बाय स्मॉल। जो हमने देखा था ना, एक लाइन जो है फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट गेट स्प्लिटेड इनटू 3 लाइन्स, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट है दैट इज चेंजिंग बाय न्यू प्लस में डेल्टा न्यू, एंड द सेकेंड वन इज ओरिजिनल वन, एंड द थर्ड वन इज चेंजिंग बाय न्यू माइनस डेल्टा न्यू नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये यही दिखा रखा है। तो यहाँ पे चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज डेल्टा न्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू ई बी बाय में 4πm। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बाय में लैम्डा। सो डेल्टा न्यू जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, -1 बाय में लैम्डा स्क्वायर इंटू सी डी लैम्डा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लो। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इक्वेशन नंबर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो -c बाय में लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा इज इक्वल्स टू ई बी बाय में 4πm। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी डी लैम्डा कम्स आउट टू बी प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय में सी ई बी बाय में 4πm। तो यहाँ से आप जो है एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज़ योर जीमेन शिफ्ट, इसको हम क्या कहते हैं, जीमेन शिफ्ट, ठीक है ना। तो कितने अमाउंट से जो है हमारी वेवलेंथ जो है शिफ्ट हुई है। तो अगर आप लैम्डा प्लस में डेल्टा लैम्डा की बात करते हो तो कितने अमाउंट से वेवलेंथ शिफ्ट हुई है, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय में सी ई बी बाय में 4πm। तो दोनों आपको चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन वेवलेंथ दोनों लर्न होनी चाहिए फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1 से ही जो है हम ये भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से ई बाय में एम इधर ही रख लूँ मैं, अगर तो ई बाय में एम इधर ही रख लूँ, बाकी टर्म मैं इधर ले जाऊँ 4πm डेल्टा न्यू बाय में बी, ठीक है ना। या फिर इस वाली इक्वेशन से देखो ई बाय में एम एज इट इज़ रख लूँ और बाकी टर्म मैं इधर ले जाऊँ तो 4πm सी बाय में डेल्टा डी लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो यहाँ से ई बाई एम जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें जो है जीमेन शिफ्ट पता चल जाए किसी भी वेवलेंथ लैम्डा के लिए तो हम जो है ई बाई एम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमेन इफेक्ट। तो कल हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ एनॉर्मलस जीमेन इफेक्ट। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।